Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा, हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, संचार माध्यमों को समझना। इसमें हम बात कर रहे थे संचार माध्यम और लोकतंत्र के बारे में कि किस तरीके से एक लोकतांत्रिक सरकार होने के बावजूद भी सरकार जो है संचार माध्यमों पर अपना नियंत्रण बनाती है। इस बारे में हम बातचीत कर रहे थे कि जब सरकार कोई भी फिल्म के दृश्य को या किसी गाने के बोल को या किसी भी समाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए पाबंदी लगाती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। ठीक है, हमने इसके बारे में बात की थी और भारत के इतिहास में सेंसरशिप का सबसे बुरा समय आया था 1975 से 1977 तक का। आज हम उससे आगे की बात करते हैं। यद्यपि सरकार फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी अधिकांश जो समाचार पत्र हैं वह संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। मतलब सरकार तो सेंसरशिप लगाती ही है, लेकिन यदि सरकार का प्रतिबंध ना भी हो तो भी जो न्यूज़पेपर है वो हमें पूरी तरीके से संतुलित विवरण नहीं दे पाते। इसके भी कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है, क्योंकि बहुत सारी व्यापारिक एजेंसियां इनको नियंत्रित करती हैं। क्योंकि कई बार किसी विवरण के एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना इनके हित में होता है। उन्हें लगता है कि यदि हम सिर्फ इसी बारे में बोलेंगे तो उन्हें फायदा होगा। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता होती है। संचार माध्यमों को धन की आवश्यकता होती है नए नए अपने इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए, अपने लोगों को वेतन देने के लिए। इसलिए वो विज्ञापनों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और विज्ञापन पर निर्भरता होने के कारण उन्हें उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो उन्हें विज्ञापन देते हैं। ठीक है, इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण संचार माध्यमों को भी स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे जो विवरण है रुचिकर हो जाएगा। मतलब कोई भी एजेंडा है तो उन्हें लगता है कि यदि हम इस टॉपिक पर बात करेंगे तो लोगों को ज्यादा पसंद आएगा और उनकी जो न्यूज है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन चाहते हैं तो वो किसी मुद्दे के सिर्फ एक ही पक्ष को ज्यादा रुचिकर बनाकर उसे केंद्रित करते हैं और दूसरे मुद्दे को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस कारण जो न्यूज़पेपर हैं वो भी हमें संतुलित रिपोर्ट नहीं देते। अब हम पढ़ते हैं मसौदा तय करना यानी कि एजेंडा बनाना। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इससे भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह यह तय कर देते हैं कि समाचार में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होती। मतलब हम अगर हमारे विद्यालय में कोई प्रोग्राम हो रहा है, अगर उसकी न्यूज आ रही है तो बेटा हम खुद से छप पाते हैं, लेकिन समाचार पत्र वाले, मीडिया वाले खुद आकर हमारे स्कूल की वो न्यूज को नहीं छापते हैं। लेकिन यदि उसमें कोई प्रसिद्ध अभिनेता मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इससे समाचारों में सम्मिलित करने की हो जाती है। यदि कोई अभिनेता, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति वहां पर जो है अतिथि के रूप में आ रहा हो तो जो मीडिया वाले हैं बहुत जल्दी उस न्यूज को कवर अप करते हैं। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की तरफ आकर्षित करता है और हमारे जीवन के महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम अपना मसौदा खुद तय करते हैं या एजेंडा खुद बनाते हैं। अभी हाल में ही संचार माध्यमों ने कोका कोला में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बड़े होने तक हमारा ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की। उन्होंने बताया
कि कोको कोला के अंदर जो कीटनाशकों का स्तर है वो काफी ज्यादा है, इस तरीके की रिपोर्ट प्रकाशित की। और इस तरह हमें कोको कोला पेय अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता एवं सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। और हमें ये आवश्यकता महसूस हुई कि हम उसकी इंटरनेशनल क्वालिटी को जांचें और उसकी सुरक्षा मापदंडों का भी हम निरीक्षण करें। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद भी बड़ी निडरता पूर्वक यह घोषणा की कि कोको कोला पीना सुरक्षित नहीं है, और इस वृतांत को पेश कर संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित कराया, शायद जिस विषय पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं यदि उनकी कोई रिपोर्ट आती ही नहीं तो। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम कई विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराते हैं या फिर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, पीने का पानी। जैसे कि पीने का पानी देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। करोड़ों लोग गंदा पीने का पानी पी रहे हैं, जिसके कारण उन्हें पानी से लगने वाली कई बीमारियां हो जाती हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी समाचार पत्र जो हैं, जो संचार माध्यम है, इस विषय पर बहुत ही कम खर्चा करते हैं। और एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपकार देने वाले डिजाइनरों ने एक फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने वस्त्र प्रदर्शित कर सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने भी इस पर जरा सा ध्यान नहीं दिया। तो बेटा ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मीडिया वाले हैं, हम किसी एक बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। जैसे कि फैशन वीक हुआ तो उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर न्यूज हेडलाइन में उन्हें स्थान दिया, बल्कि फ्रंट न्यूज पर उन्हें स्थान दिया। लेकिन वहीं पर जब झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया तो उसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था। स्थानीय संचार माध्यम क्या है बेटा? कई जगह पर लोगों ने स्वयं स्थानीय संचार माध्यम स्टार्ट किया। मतलब यह जानकर कि संचार माध्यम छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेते, जिसके कारण साधारण लोगों ने और उनके जीवन, इसका संबंध साधारण लोगों से है और उनके जीवन से, क्योंकि जो संचार माध्यम है ज्यादातर स्थानीय लोगों के या आम लोगों के जीवन में रुचि नहीं लेते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने स्वयं खुद के संचार माध्यमों को बनाया। उन्होंने कम कीमत में पाए जाने वाले कैमरा लेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, या फिर एक दूसरा उदाहरण है इसका, एक लहरिया नाम का समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा लिखा गया। ठीक है, हर सप्ताह निकाला जाता है, जिसमें उस समाज की किस तरीके से स्त्रियों के प्रति हिंसा की जा रही है, ठीक है, और वहां पर क्या क्या नए नियम कानून बनते जा रहे हैं, ये सब उसके बारे में बताया जाता है। इसको पढ़ने वाले किसान हैं, दुकानदार हैं, पंचायत के सदस्य हैं और स्कूल के शिक्षक व महिलाएं भी हैं जिन्होंने अभी ही पढ़ना सीखा है। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में जीवन में संचार माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यमों से हमें पता चलता है कि सरकार क्या काम कर रही है, ठीक है, और किन किन बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ये भी संचार माध्यम ही निश्चित करते हैं। तो वो एक एजेंडा तय कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की खबर छापने से रोक भी सकती है, जिसे हम सेंसरशिप कहते हैं। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने के कारण प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ही ध्यान में रखते हुए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार पत्रों में जो तथ्यात्मक विवरण दिया हुआ है उसकी जानकारी पूर्ण नहीं है, वह एक पक्षीय भी हो सकता है। और हमें समाचार पत्र के विश्लेषण के लिए क्वेश्चन करने चाहिए कि क्या जो हमें जानकारी मिल रही है, हमें कौन सी जानकारी दी गई है, कौन सी जानकारी को हमसे छिपा दिया गया है, या इस समाचार पत्र को किस दृष्टिकोण से लिखा गया है और इसमें किस दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है और क्यों। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संचार माध्यम है, सिर्फ यही नहीं सरकार उन पर नियंत्रण लगाती है, बल्कि कभी कभी वो अपने फायदे के लिए स्वयं भी बहुत सारी खबरों को हम तक गलत तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम कल बात करेंगे।